नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नारायण साहनी स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 1 जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और इसका भाग 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। भाग 4 में हमने बताया कायिक जनन के बारे में, कायिक प्रवर्धन के बारे में, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें होता क्या है? तो जब पौधों के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण किया जाता है तो इस तरह के जनन को बोला जाता है कायिक जनन। यानी कि पौधे के जड़, तना, पत्ती या प्रकलिका से जब नया पौधा बनाया जाता है तो इस प्रकार के जनन को बोला जाता है कायिक जनन। यही बात हमने प्रीवियस सेशन में भी किया हुआ है। कायिक जनन की विधियां तो मुख्य रूप से 2 प्रकार से कायिक जनन होता है। एक को बोला जाता है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है कि जब स्वतः पौधों के कायिक अंग से नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है तो इसे बोला जाता है प्राकृतिक कायिक जनन। इसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्रीवियस सेशन में दिया हुआ है। उसके बाद से दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन, और इसी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा नारायण सर क्लासेस के साथ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू कर देते हैं आज का सेशन और हम जानेंगे कृत्रिम कायिक जनन के बारे में। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये क्या होता है? तो मानव के द्वारा कराया गया कायिक जनन कहलाता है कृत्रिम कायिक जनन। यानी कि मानव के द्वारा भी कृत्रिम ढंग से पौधे के कायिक भाग से नए पौधे की उत्पत्ति की जाती है और इसे ही बोला जाता है कृत्रिम कायिक जनन। मानव कृत्रिम कायिक जनन क्यों कराता है? मानव के द्वारा कायिक जनन क्यों करवाया जाता है? तो निम्न कोटि से उच्च कोटि के पौधे प्राप्त करने के लिए कृत्रिम कायिक जनन किया जाता है। इससे उच्च गुणवत्ता के फल प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ जो है पौधों की पैदावार जो है उत्तम किस्म का हमें प्राप्त होता है। इसलिए मानव क्या करता है? कृत्रिम कायिक जनन करवाता है। इसके द्वारा नई नई किस्में भी तैयार की जाती हैं पौधों की। तो ये सब लाभ के लिए मानव द्वारा कृत्रिम कायिक जनन किया जाता है। अब कायिक जनन की कितनी विधियां हैं? तो इस तरह से तो देखा जाए कई सारी विधियां हैं कायिक जनन की, लेकिन मेनली यहाँ पे आपको 4 प्रकार की विधियों के बारे में पढ़ना है। पहला है कलम लगाना यानी कि कटिंग, दूसरा दाब लगाना यानी कि लेयरिंग, तीसरा गुत्ती बांधना और चौथा होगा ग्राफ्टिंग यानी कि रोपण। इन्हीं 4 विधियों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो उत्तम किस्म का पौधा तैयार करने के लिए मानव क्या करता है? कृत्रिम कायिक जनन करता है। इतना आपने जान लिया। अब हम जान लेते हैं एक एक करके इन कृत्रिम कायिक जनन की विधियों को, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्या चीज़? तो कलम लगाना। कलम लगाने का क्या मतलब कि पौधे की किसी भी शाखा को काट करके उसे अलग कर लिया जाता है और उस काटी गई शाखा को दूसरे स्थान पे भूमि में गाड़ दिया जाता है और वहाँ से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। वैसा ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी को बोला जाता है कलम लगाना। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या किया गया है। यहाँ पे ये पौधा है और पौधे की इस शाखा को काट करके अलग कर लिया गया है और उसके बाद से दूसरे स्थान पे हम इसे ले जा करके रोपित किए हैं तो नए पौधे का निर्माण हो गया। दूसरे स्थान पे ले जा करके हम लगा दिए हैं तो इससे नए पौधे का निर्माण हो गया है। तो इसी विधि को बोला जाता है कलम लगाना। ये किन पौधों में होता है? जैसे कि गुलाब में, अंगूर में होता है, इसके साथ साथ गन्ने में होता है। क्या चीज़? तो कलम लगाने की विधि। तो ये एग्जाम्पल है गुलाब, अंगूर, गन्ना, किसका? तो कलम लगाने का कृत्रिम ढंग से यहाँ पे किया जाता है। आगे दूसरा हम पढ़ेंगे दाब लगाना। क्या चीज़? तो दाब लगाना यानी कि लेयरिंग। इसमें क्या होता है कि ऐसा पौधा जिसका तना कठोर हो, जिसका तना कठोर हो, उसमें क्या किया जाता है कि उसके तने के ऊपरी छिलके को काट कर निकाल लिया जाता है। ऊपरी छिलके को निकाला जाता है, पूरे तने को नहीं निकाला जाता है और पौधे के लगे सहित उसे जमीन में दबा दिया जाता है, भूमि में, मृदा में जो है दबा दिया जाता है। कहाँ पे? तो मृदा में। तो यहाँ से पौधे का निर्माण हो जाता है, यहाँ से जड़ें निकलने लगती है और नया पौधा बन जाता है। इसी विधि को बोला जाता है दाब लगाना। इसी को कहते हैं दाब लगाना। आपने इतना समझ लिया कि दाब लगाना क्या होता है। ये किन में पाया जाता है? तो इसका एग्जाम्पल है बेला, चमेली, कनेर, नाशपाती, सेब, नींबू। इन पौधों में जो है ये दाब लगाना विधि से
कृत्रिम ढंग से कायिक जनन किया जाता है यहाँ पे इन पौधों में। ठीक है, तो इतनी बातें आपने जाना। अब अगला जो आता है तीसरे नंबर पे वह है गुटी बांधना। क्या चीज़? तो गुटी बांधना। गुटी बांधना क्या होता है? तो ये उन बड़े बड़े पेड़ों में होता है जिनकी शाखाएं बहुत मोटी होती हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि उस पेड़ की जो शाखा है उस शाखा को चाकू से या अन्य किसी माध्यम से छिलके को काटकर अलग कर लिया जाता है। उसके बाद से उसमें मिट्टी लपेट दिया जाता है और मिट्टी लपेटने के बाद से उसके ऊपर कपड़े से टाट से बांध दिया जाता है। अब इसमें नमी बनी रहे, इसी को गुटी बोला जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? गुटी कहा जाता है। अब इसमें नमी बनी रहे इसीलिए क्या किया जाता है कि एक अलग शाखा पर ठीक उसके सामने एक घड़ा लटका दिया जाता है, नीचे से उसमें छिद्र कर दिया जाता है और उस छिद्र से धागा बांध करके उसको नीचे वहाँ तक ले जाया जाता है जहाँ पे गुटी बांधा गया है। इससे क्या होता है कि इस घड़े में पानी होता है और इस स्थान पे नमी बनी रहती है। नमी को बनाए रखने के लिए इस घड़े को यहाँ पे लटकाया जाता है। कुछ दिनों बाद यहाँ से जो है जड़ें निकलने लगती है, अनुप्रस्थ जड़ें निकलने लगती हैं। अब क्या किया जाता है कि इसको जो है मेन शाखा से काटकर अलग करके दूसरे स्थान पे ले जा करके लगा दिया जाता है, भूमि में गाड़ दिया जाता है और वहाँ से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस विधि को बोला जाता है गुटी बांधना। बात किया जाए इसका एग्जाम्पल का तो उदाहरण हो जाएगा अनार, आम। इसमें जो है क्या किया जाता है तो गुटी बांध करके कायिक जनन किया जाता है। तो आपने समझ लिया पूरी बात क्या होता है कृत्रिम कायिक जनन में। तो हमने यहाँ पे 3 बताया। पहला क्या? कलम लगाना। इसका एग्जाम्पल है गुलाब, गन्ना, गुड़हल, अंगूर। उसके बाद से दाब लगाना। इसका एग्जाम्पल है क्या चीज़? तो चमेली, बेला, कनेर, नाशपाती, नींबू, सेब। उसके बाद से गुट्टी बांधना। गुट्टी बांधना में आ जाएगा अनार, आम। तो इस तरह से पौधों का क्या किया जाता है? कायिक जनन किया जाता है। अब जो चौथा होगा ग्राफ्टिंग यानी कि रोपण विधि, और उसमें भी 2-3 विधियां होगी तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आपको जो है हेडिंग बनाना होगा कृत्रिम कायिक जनन और इसमें लिखना है यह क्रिया मानव द्वारा की जाती है। इसमें पौधे के कायिक भाग को मातृ पौधा से अलग करके स्वतंत्र रूप से उगाया जाता है तथा उससे नया पौधा प्राप्त किया जाता है। इसकी मुख्य विधियां हैं कलम लगाना, दाब लगाना, गुट्टी बांधना और रोपण। तो ये इसकी मुख्य विधियां हैं जिसमें पहला आपको हेडिंग बना लेना होगा कलम लगाना और इसमें लिखना है अच्छे विकसित और पुराने पौधे की 20 से 30 सेमी लंबी कलिका युक्त शाखाओं को काटकर जिन्हें कलम कहा जाता है, इसी को जो है कलम कहा जाता है, क्या करते हैं भूमि में गाड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद उसमें से पर्व संधियों से अथवा कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती है। इस कटे हुए भाग से क्या निकलती है? अपस्थानिक जड़ें निकलती है। इनकी कक्षस्थ कलिकाएं बढ़कर नए पौधे को जन्म देती है। जैसे कि यहाँ पे ये कक्षस्थ कलिका है, यही बढ़ करके नए पौधे को जन्म देती है। उदाहरण हो जाएगा गुलाब, गन्ना, गुड़हल, अंगूर आदि। अगला जो हेडिंग बनाना है इसमें का वो है दाब लगाना और इसमें लिखना है इस विधि में कठोर तने वाले पौधों की शाखा के कुछ भाग से छाल को छीलकर उसको झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिनों बाद उसमें से जड़ें निकल आती हैं। इसमें से क्या निकल आती है? जड़ें निकल आती हैं। इस शाखा को मातृ पौधा से काटकर यहाँ से काटकर अलग कर लेते हैं और उससे नया पौधा प्राप्त हो जाता है। इसका एग्जाम्पल होगा बेला, चमेली, कनेर, नाशपाती, सेब, नींबू पौधा, ये सब पौधे। ठीक, उसके बाद से आगे आएगा तीसरा क्या होगा? तो गुटी बांधना और इसमें लिखना है इस विधि में पौधे के वायु में रहते हुए दाब लगाते हैं, यानी कि पौधा का जो हिस्सा है वायु में ही है और उसमें दाब लगाया जाता है। क्योंकि वृक्षों की मोटी व मजबूत शाखा को नीचे झुकाना मुश्किल होता है, यानी कि जो मोटी शाखा होगी उसको नीचे झुकाना क्या होगा? मुश्किल होगा, इसीलिए वायु में ही उसे दाब लगाया जाता है। अब इसमें होता क्या है? तो इस विधि में पौधे की शाखा को छीलकर
खाद्य युक्त मिट्टी लगाकर, यानी कि उसमें पोषण पदार्थ होगा, खनिज पदार्थ होगा, मिट्टी लगाकर उस पर टाट लपेट देते हैं, टाट या कपड़ा लपेट देते हैं। मिट्टी को नम रखने के लिए घड़े में, खड़ा नहीं है, घड़े में, ठीक, घड़े में छेद करके उसके ऊपर लटका देते हैं, यही ना। घड़े में छेद से रस्सी का टुकड़ा निकालकर गुट्टी से लपेट देते हैं। यहाँ से छेद से रस्सी का टुकड़ा निकलेगा और इस गुट्टी में लपेट दिया जाएगा। कुछ समय बाद उसमें अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं, ये जो है जड़ें निकल आती हैं। इस शाखा को गुट्टी के निचले भाग से काटकर मिट्टी में लगाने पर नया पौधा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 विधि बताया। अब हम जानेंगे चौथी विधि, ग्राफ्टिंग यानी कि रोपण। तो ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पे मिटाएंगे, आपको लेना होगा स्क्रीनशॉट, और उसके बाद से हम वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद से ग्राफ्टिंग से रिलेटेड जो फिगर होंगे उसको हम इस पर बनाएंगे और उसके बाद से उसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी देंगे। हाँ, तो अब हम जान लेते हैं चौथी विधि जो होगा रोपण। इसी को ग्राफ्टिंग बोला जाता है और इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है पैबंद लगाना। इसमें होता क्या है, तो इसमें एक निम्न कोटि का पौधा लिया जाता है और एक उच्च कोटि का पौधा, और इसको एक उचित शेप में काट करके एक दूसरे से जोड़ लिया जाता है और जोड़े गए स्थान पर रस्सी से बांध दिया जाता है और उसके बाद से उस स्थान पर मोम को पिघला करके लगा दिया जाता है। मोम क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया है, कवक है, उस स्थान पे, काटे गए स्थान पे जाकर के संक्रमण न पैदा करे, इसलिए वहाँ पे पिघला हुआ मोम लगा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों पार्ट जुड़ जाते हैं और उससे नया विकसित पौधा बन जाता है। इसी को बोला जाता है रोपण, यानी कि पैबंद लगाना। ये कई विधियों से होता है, जिसमें कि सबसे पहली विधि है स्फान रोपण। क्या चीज़? तो स्फान रोपण। इसमें क्या किया जाता है कि घटिया जाति के पौधे के स्कंद में, ये जो है स्कंद है, निचला हिस्सा स्कंद होता है और ये जो है खराब जाति का होता है और इसको जो है भी आकार में काट लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी आकार में काटा गया, इस तरह से यहाँ पे भी आकार में इसे क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। उसके बाद से उसी जाति का उत्तम किस्म का जो पौधा है उसी के अनुरूप काटा जाता है। उत्तम किस्म का पौधा क्या किया जाता है, उसी के अनुरूप जो है काटा जाता है और उस भी आकार में फंसा करके उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। उसके बाद से बैक्टीरिया या कवक का संक्रमण न हो, इसके लिए उस पर मोम पिघला करके लेप लगा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ करके नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जुड़ करके क्या हुआ है यहाँ पे, तो नए पौधे का निर्माण हो गया। ठीक है, जुड़ करके जो है क्या होता है, तो नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है रोपण या पैबंद लगाना। और इसमें पहला चीज़ हमने बता दिया स्फान रोपण। तो इस तरह से जो है उत्तम किस्म का पौधा हम तैयार कर लेते हैं। उसके बाद से इसमें का जो दूसरा आता है वो क्या है, कसारोपण, बी नंबर, व्हीप ग्राफ्टिंग। व्हीप ग्राफ्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इस विधि में घटिया जाति के पौधे को तिरछा काटा जाता है इस तरह से, और तिरछा काट करके जो सियान होता है ऊपरी पार्ट यानी कि कलम, उसको जो है उत्तम कोटि का जो है सियान ला करके उसमें जोड़ लिया जाता है और रस्सी से बांध दिया जाता है। और इसमें भी कवक या बैक्टीरिया का संक्रमण न फैले, इसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर मोम का लेप लगा देते हैं और इससे भी नया पौधा बन जाता है। तो इसको बोला जाता है क्या चीज़, तो कसारोपण। इसे कहते हैं क्या चीज़, तो कसारोपण। और उसके बाद से जो तीसरा आता है वो है कलिकारोपण। क्या चीज़, तो कलिकारोपण। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक वृक्ष के तने की छाल को गहराई से काट लिया जाता है। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये स्कंद कहलाता है। ये बात हमेशा याद रखना है कि उच्च कोटि का पौधा जिसमें आकर के फिट होता है उस पौधे को बोला जाता है स्कंद, और जो उच्च कोटि का जो पार्ट है वो आकर के जुड़ रहा है इसे बोला जाता है कलम, या इसे ही बोला जाता है सियान। क्या चीज़, तो सियान।
ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या है, तो पौधे का जो छाल की गहराई में पौधे को क्या कर लिया जाता है, खांच लगा दिया जाता है और उसी पर उच्च कोटि के जो कलिका है उसको ला करके रख दिया जाता है, रस्सी से बांध दिया जाता है। वही क्रिया करेंगे। फिर उसमें जो है मोम पिघला करके चारों ओर से लेप लगा दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया का या कवक का संक्रमण न हो। कुछ दिनों बाद ये दोनों पौधे जुड़ जाते हैं और दोनों मिल करके एक पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो इसी पूरी प्रोसेस को बोला जाता है कृत्रिम कायिक जनन में रोपण या पैबंद लगाना। और ये वाला जो चीज़ हमने बताया ये क्या है, तो ये है आपका कलिका रोपण। क्या है, तो कलिका रोपण। तो यहाँ पे आप लोगों ने सीखा क्या चीज़, तो कृत्रिम कायिक जनन के बारे में। और कृत्रिम कायिक जनन की कितनी विधियाँ हैं इसके बारे में हमने विस्तार से वर्णन किया। यहाँ पर जो रोपण या पैबंद लगाना है इसके बारे में एक बात याद रखनी है कि जो आप श्यान ले रहे हैं, जो आप कलम ले रहे हैं और जो आप स्कंद ले रहे हैं वो एक ही जाति का होना चाहिए। एक पौधा कम विकसित हो और दूसरा अधिक विकसित हो, लेकिन उस पौधे की जाति एक ही होनी चाहिए। यदि अलग अलग जाति का यदि हम क्या कर रहे हैं, रोपण कर रहे हैं, तो ये विफल हो जाएगा, ये सफल नहीं हो पाएगा। जैसे कि यदि हम अमरूद के पेड़ पर क्या करें, बेर का रोपण करें, या आम के पेड़ का ये इस स्टाल्क ले और अमरूद के पेड़ का क्या ले, कलम ले, तो इससे यदि हम क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे, तो ये विफल हो जाएगा, सफल नहीं होगा। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि ये तभी सफल होगा जब दोनों पौधा कलम और स्कंद एक ही जाति का हो। यदि अलग अलग जाति का रहेगा तो ये संभव नहीं है, ग्राफ्टिंग वहाँ पे संभव नहीं है। तो अब आपको हेडिंग लगाना है ये वाला, रोपण या पैबंद लगाना। और इसमें पहला हेडिंग हो जाएगा स्फान रोपण। और इसमें लिखना है, इसमें घटिया जाति के पौधे के स्कंद में भी आकार की खांच बनाकर उत्तम किस्म के पौधे को उनके अनुरूप काट कर स्कंद की खांच में ठीक प्रकार से फंसाकर डोरी से बांध दिया जाता है। इस जोड़ पर सुरक्षा के लिए पिघला मोम लगा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद नया पौधा बन जाता है। उसके बाद से ये आपका फिगर है। फिगर बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ये इसका फिगर है। उसके बाद से बी हेडिंग डालना है कसारोपण यानी कि ग्राफ्टिंग। और इसमें लिखना है, इस विधि में घटिया जाति के पौधे के तिरछे कटे हुए तने यानी कि स्कंद पर उत्तम जाति के पौधे की तिरछी कटी शाखा या कलम को सावधानी पूर्वक जोड़कर डोरी से बांध दिया जाता है। जोड़ पर कवक या जीवाणु के प्रवेश को रोकने के लिए पिघले मोम का लेप कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद ये दोनों परस्पर जुड़ करके नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं और इसका फिगर ये होगा। उसके बाद से जो आपको लिखना है सी नंबर तीसरा, कलिका रोपण। इसमें लिखना है, एक वृक्ष के तने पर छाल की गहराई, क्या चीज़, तो एक वृक्ष के तने पर छाल की गहराई तक तिरछा काट लगाते हैं। इसमें एक अच्छी जाति के पौधे की कलिका को सावधानी से फंसाकर डोरी से बांध देते हैं। क्या करते हैं, डोरी से बांध देते हैं। इस स्थान को पिघली मोम से ढक देते हैं। कुछ समय पश्चात यह कलिका दूसरे से जुड़ जाती है। ठीक, और इन सभी का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि अमरूद, आम, बेर, सेब, ये सब क्या है, बहुत अधिक पौधों में ग्राफ्टिंग द्वारा कृत्रिम कायिक जनन कराया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपने जान लिया। अब इसका जो है आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे और इसका अगला टॉपिक जानेंगे जो होगा सूक्ष्म प्रवर्धन यानी कि माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में हम जानकारी देंगे। यहाँ तक आपने समझा? यदि आपको समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सूक्ष्म प्रवर्धन को जानने से पहले यानी कि माइक्रो प्रोपेगेशन को जानने से पहले हम जानेंगे किसके बारे में, तो कायिक जनन से क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कायिक जनन का लाभ बताएं
या कायिक जनन की हानियाँ बताएं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो हम करेंगे वीडियो को स्किप और यहाँ पे लाभ और हानि को नोट करेंगे और उसके बाद से एक एक करके हम आपको बता देंगे। तो ये चीज़ों का आपको करना है स्क्रीनशॉट और ये सारी चीज़ें आपके नोट्स के हिस्से हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें और इसको आपको लिखना है। अब हम ये सब कुछ मिटाएंगे और उसके बाद से अब हम बढ़ेंगे कहाँ पे, तो कायिक जनन का क्या लाभ है इसके बारे में। हाँ, तो कायिक जनन से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो कायिक जनन के बारे में तो हमने जान लिया कि पौधों में कैसे कायिक जनन होता है, कितनी विधियाँ होती है, इसके बारे में तो हमने वर्णन कर लिया। अब ये कायिक जनन कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नोट कर लिया है कि कायिक जनन से लाभ क्या है, कायिक जनन से क्या लाभ। पहला जो यहाँ पे दिख रहा है कि नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं, ये लाभ है इसका कि कायिक जनन से नए पौधे बहुत ही कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। भाई बीज से उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पौधे पर फल लगेगा, बीज लगेगा, फिर वह बीज परिपक्व होगा, उसको उगाया जाएगा, नया पौधा तैयार होगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए जो है कम समय में ही कायिक जनन से नया पौधा बन जाता है। दूसरा बात हम कर लेते हैं, नए पौधे मातृ पौधे की तरह ही होते हैं। मतलब कि जो नया पौधा होता है मातृ पौधा जैसा होता है वैसे ही रहते हैं। ये भी क्या है, अलैंगिक जनन है, तो उसमें भी एक ही जनक भाग लेगा और एक जनक जो है, जनक को मातृ पौधा बोला जाता है और इससे नया जो पौधा बनेगा वो क्या हो जाएगा, संतति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो संतति हो जाएगा। तो जो संतति बनेगा मातृ पौधा के समान ही होगा, हूबहू एकदम लक्षणों में, चाहे वो आनुवांशिक लक्षण हो या कोई भी लक्षण हो, तो ये समान होता है और इससे जो है विभिन्नताएं नहीं आती। लैंगिक जनन से विभिन्नताएं आती हैं लेकिन कृत्रिम कायिक जनन से विभिन्नताएं नहीं आती। अगली बात क्या, तो अनेक पौधों में समानता केवल कायिक जनन से ही संभव होती है। क्या मतलब कि पौधों में यदि समान प्रकार के पौधे आपको प्राप्त करने हैं तो कायिक जनन से ही संभव होते हैं कि समान प्रकार के पौधे आपको मिल जाते हैं। उसके बाद से चौथा है क्या, अनेक जंगली और बेकार पौधे को कृत्रिम ढंग से उसे क्या बनाया जा सकता है, तो उसे बनाया जा सकता है उपयोगी। ठीक है ना, जो जंगली पौधे हैं या बेकार पौधे हैं तो कृत्रिम ढंग से कृत्रिम कायिक जनन करवा करके उसे उपयोगी बनाया जा सकता है। कृत्रिम कायिक जनन का तो यही काम है कि निम्न कोटि के पौधे पर उच्च कोटि के पौधे को विकसित किया जाता है। एक ही जाति के पौधे से एक ही जाति का पौधा निम्न कोटि का होगा और उसी जाति के उच्च कोटि के पौधे को उगा करके उसको क्या कर दिया जाता है, एक पौधा बना दिया जाता है और वह उच्च जाति का हो जाता है। यही तो आपको लेयरिंग में बताया गया, यही आपको ग्राफ्टिंग में बताया गया। ठीक, आगे अगला जो होगा, पौधे नए वातावरण से कम प्रभावित होते हैं। यानी कि जो नया वातावरण मिलता है, वातावरण परिवर्तित होता रहता है तो नया वातावरण मिलता है, तो कृत्रिम कायिक जनन से बनाया गया जो पौधा होता है उस नए वातावरण से कम प्रभावित होते हैं। लेकिन जो बीज से उत्पन्न पौधे होते हैं वो नए वातावरण से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब बात कर लिया जाए कि कायिक जनन से हानियाँ क्या हैं। कायिक जनन से हानियाँ भी हैं। तो सबसे पहली बात कि नए पौधे के मातृ पौधे की आसपास उगने से, यानी कि नया पौधा मातृ पौधे के आसपास यदि उग रहा है तो इससे क्या होगा, तो वहाँ की भूमि, जल, खनिज, प्रकाश, वायु उस पौधे के लिए क्या करेंगे, संघर्ष करते दिखेंगे। यानी कि उसमें हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसका विकास कम हो, तो ये हानियाँ हैं। दूसरी बात क्या कि कायिक जनन से पौधे की प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। हाँ, एक ये भी है, कायिक जनन यदि ज़्यादा करवाया जा रहा है, पौधे का ज़्यादा करवाया जा रहा है तो उसकी प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। उसके बाद से विभिन्नताओं के अभाव में नई जातियों का विकास नहीं होता है। विभिन्नताएं ही नई जातियों के विकास का मेन कारण है और इसमें तो विभिन्नताएं होता ही नहीं है, तो क्या होगा, इस तरह के जनन से नई जाति का विकास नहीं होगा, नए पौधे की जाति विकसित नहीं होगी। तो ये है इसकी हानियाँ। अब हम जानेंगे अलैंगिक जनन से क्या लाभ और क्या हानि। अलैंगिक जनन से क्या लाभ और क्या हानि, तो आपको इसका लेना होगा स्क्रीनशॉट और उसके बाद से अब हम जान लेंगे
क्या चीज़? तो लैंगिक जनन से हानियाँ और लाभ के बारे में। तो हम वीडियो स्किप करेंगे और उसके बाद से सारी जानकारी देंगे किसके बारे में? तो अलैंगिक जनन से लाभ और हानि के बारे में। हाँ, तो हम जान लेते हैं कि अलैंगिक जनन से क्या लाभ और क्या हानियाँ। तो अलैंगिक जनन के बारे में हमने बताया हुआ है कि वह जनन जिसमें एक ही जनक भाग लेता है। एक ही जनक से जब नई संतति की उत्पत्ति हो जाती है तो इस तरह के जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। और अभी तक जितने भी चीज़ हम लोग पढ़े सब अलैंगिक जनन ही है। और अलैंगिक जनन से क्या लाभ है और उससे हानियाँ भी है, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो लाभ है आपके बोर्ड पे है, अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है। मतलब कि इस जनन में बहुत तेजी से नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो कम समय में बहुत अधिक जीव बन जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि समय कम लगेगा तो कम समय में अधिक जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो अलैंगिक जनन से ये लाभ है कि ज़्यादा जीवों की आवश्यकता है, तो ये जनन बहुत ही कारगर साबित होता है। तो अलैंगिक जनन जिसमें होगा वह जीव संख्या में अधिक होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया बोला जाए तो बहुत अधिक संख्या में, क्योंकि उसमें अलैंगिक जनन होता है और हर एक 30 मिनट बाद एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में बदल जाता है। तो इसमें जो है अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन में क्या होता है कि यह जनन तीव्र गति से होता है और कम समय में अधिक संततियाँ प्राप्त हो जाती है। उसके बाद से दूसरा है अलैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने हेतु पौधों और जंतुओं को क्या करता है? तो क्षमता उत्पन्न करता है। क्या मतलब? कि जंतुओं और पौधों को अनुकूल परिस्थितियों को सहने हेतु क्षमता उत्पन्न करता है। जैसे कि कवक जो है बीजाणु बनाते हैं। और बीजाणु कब बनता है? प्रतिकूल परिस्थिति में। जब वातावरण प्रतिकूल हो जाता है उस कवक के लिए तो उस समय बीजाणु बनाते हैं। और उसके बाद से जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो फिर वही बीजाणु नए कवक को जन्म देते हैं। तो अलैंगिक जनन की ही देन है। क्या? तो ये क्या करते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने हेतु जीवों में क्षमता विकसित करते हैं। उसके बाद से तीसरा जो लाभ है, अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। पहले भी हम बहुत बार बता चुके हैं कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, एक ही जनक भाग लेता है। अतः जनन निश्चित होता है। एक ही जीव होगा, 2 जीवों की तो आवश्यकता होती नहीं है कि एक जीव नहीं रहेगा तो जनन होगा नहीं। एक ही जीव की यहाँ पे आवश्यकता है, इसलिए जनन की संभावना निश्चित होती है। निश्चित अलैंगिक जनन होगा जिस जीव में ये क्षमता होती है। उसके बाद से अगला जो होगा, अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण, निषेचन, भ्रूणीय विकास जैसी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। ये बात जितनी भी कहे, युग्मक का निर्माण हो, निषेचन हो या भ्रूणीय विकास हो, ये लैंगिक जनन में होता है, जिसके बारे में अभी बताया जाना बाकी है। अब इन प्रक्रियाओं में जो ऊर्जा लगता है और जो समय लगता है उसकी बचत हो जाती है। यानी कि युग्मक बनना या निषेचन या भ्रूणीय विकास में जो ऊर्जा और समय लगता है उसकी क्या हो जाती है? बचत हो जाती है। तो ये है अलैंगिक जनन के लाभ। उसके बाद से अलैंगिक जनन से हानियाँ, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसकी हानियाँ भी हैं। क्या हानियाँ? सबसे पहले तो अलैंगिक संतानों में केवल एक ही जनक का आनुवांशिक पदार्थ स्थानांतरित होता है। क्या मतलब? एक जनक है ये और इससे नया संततियां बना, तो इन संततियों में इसी का तो आनुवांशिक पदार्थ गया। तो एक ही जनक का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? स्थानांतरित होता है। तो इससे विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। जब विभिन्नता उत्पन्न नहीं होगा तो नई जाति का विकास नहीं होता है। यही जो आनुवंशिक पदार्थ है इसकी भी संतान में जाएगा, इसकी भी संतान में जाएगा, ये चलता रहेगा। तो एक ही प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है और इससे विभिन्नता ही उत्पन्न नहीं होगी, जिससे नई जाति का विकास नहीं हो पाएगा। यानी कि उस जीव जाति का विकास नहीं हो पाएगा जिसमें ये पाया जाता है। कौन सा? तो अलैंगिक जनन। उसके बाद से अगला है क्या? अलैंगिक जनन में जीव का पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कम हो जाता है। एक ही जीव का एक ही जैसा आनुवंशिक पदार्थ आगे की ओर जा रहा है और आगे यदि पर्यावरण परिवर्तित हुआ तो उसके प्रति वह अनुकूलित नहीं हो पाएगा और आगे एक समय आएगी कि यह नष्ट भी हो सकता है।
तो ये हैं इसके लाभ अलैंगिक जनन के। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अलैंगिक जनन के बारे में संपूर्ण जानकारी, जितना भी था अलैंगिक जनन के बारे में, अलैंगिक जनन की विधियाँ क्या होती हैं, उसके बाद से कायिक जनन के बारे में बताया। तो ये सारा कुल चल रहा था अलैंगिक जनन पर ही। तो अलैंगिक जनन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक टॉपिक हम बताएंगे, वह टॉपिक होगा क्या, सूक्ष्म प्रवर्धन यानी कि माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये सारा चीज़ आपको नोट करना है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद से सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए हम करेंगे क्या, तो वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद से उससे रिलेटेड चीज़ों को हम बोर्ड पे नोट करेंगे। हाँ, तो अब हम जान लेते हैं ऊतक संवर्धन के बारे में, यानी कि टिश्यू कल्चर के बारे में। क्या होता है टिश्यू कल्चर? इसी को बोला जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन यानी कि माइक्रो प्रोपेगेशन। तो इसमें होता क्या है कि पौधे का, वांछित पौधे के ऊतक को निकाला जाता है और ऊतक को निकाल करके उसको उचित संवर्धन माध्यम में ग्रो कराया जाता है और वहाँ से नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं। अब उचित संवर्धन माध्यम क्या है? तो ऐसा माध्यम जिसमें पौधे के विकास के लिए उचित न्यूट्रिएंट्स हो, पोषक तत्व हो, जैसे कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि प्रकार के पोषक तत्व जिस पोषण माध्यम में उपस्थित होता है उसी को बोला जाता है क्या चीज़, तो ऊतक संवर्धन माध्यम। उसी को उचित संवर्धन माध्यम बोला जाता है। उसी में क्या किया जाता है कि पौधे के ऊतक को रखा जाता है जिससे कि उसका विकास होता है और नए पौधे की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे हमने उसी को फिगर के द्वारा बताने का प्रयास किया है, आपको समझना है पूरी बातों को। क्या है, ये एक गाजर का मैच्योर पौधा है और प्लांट है और ये इसकी जड़ें हैं। जड़ का सेक्शन काटा गया है यानी कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट। अब इसे बोला जाता है एक्स प्लांट। क्या कहते हैं? एक्स प्लांट। एक्स प्लांट के कई फ्रेगमेंट्स किए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है और उसके बाद से उसे डाला जाता है कहाँ पे, तो कल्चर इन न्यूट्रिएंट्स मीडियम में, यानी कि उचित संवर्धन माध्यम में। इसमें क्या है, तो उस पौधे के विकास के लिए क्या होगा, तो उचित खनिज होगा, पोषण माध्यम होगा, जितने भी प्रकार के तत्व चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, ये सभी इसमें उपस्थित है, ये सभी इसमें उपस्थित है। तो इन टुकड़ों को क्या किया जाता है, इन फ्रेगमेंट्स को इस संवर्धन माध्यम में डाला जाता है। उसके बाद से कुछ समय बाद क्या होता है कि ये जो फ्रेगमेंट्स है बड़ा हो जाता है, कोशिकाओं में वृद्धि होने लगती है और ये बड़ा हो जाता है। अब इसे कैलस बोला जाता है और कैलस से डायरेक्ट नए पौधा बन जाते हैं। एक कंडीशन तो ये होता है कि कैलस से डायरेक्ट नए पौधे का विकास हो जाता है। दूसरा कंडीशन ये आता है कि इससे यह भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? भ्रूण में। जब भ्रूण में परिवर्तित होगा तो उसमें दो पार्ट्स पाए जाते हैं, एक को बोला जाता है मूलांकुर यानी कि रेडिकल, इससे जो है जड़ बनता है, और दूसरे को बोला जाता है प्रांकुर प्ल्यूम्यूल, यानी कि इससे तने का विकास होता है। प्रांकुर से तने का विकास होता है, मूलांकुर से जड़ का विकास होता है। तो यही एम्ब्रियो में यानी कि भ्रूण में परिवर्तित होता है और उसके बाद से क्या होता है कि उससे जड़ व तना बन जाता है और फिर से नया पौधा तैयार हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस को बोला जाता है टिश्यू कल्चर यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन या ऊतक संवर्धन। और इसी प्रोसेस के द्वारा, इस विधि के द्वारा मातृ पौधे से, एक पौधे से, उसके थोड़े से ऊतकों से हजारों की संख्या में नए पौधे को तैयार कर लिया जाता है। अब इस पौधे को यहाँ से निकाल करके क्या किया जाता है कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सोयल में, मृदा में, और वहाँ पे उसका विकास होता है। तो आपने यहाँ पे समझ लिया ऊतक संवर्धन के बारे में, ऊतक संवर्धन क्या होता है। यही चीज़ को लिखना है और आपको हेडिंग बनाना है ऊतक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन, ये वाला हेडिंग, सूक्ष्म प्रवर्धन या ऊतक संवर्धन। और इसमें लिखना है इस विधि में मातृ पौधे के थोड़े से ऊतक से हजारों की संख्या में पौधों को प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में जिस पौधे का प्रवर्धन कराना होता है उसके किसी भाग से ऊतक का छोटा भाग अलग कर लिया जाता है। अब इस ऊतक की अजर्म परिस्थितियों में किसी उचित संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराते हैं। यह ऊतक पोषक पदार्थों का अवशोषण करके वृद्धि करता है जिससे कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, जिसे कैलस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कैलस कहा जाता है। फिर आगे से लिखना है इस कैलस के लंबे समय तक गुणन के लिए सुरक्षित रखा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर कैलस का
छोटा टुकड़ा, इसका यदि छोटा टुकड़ा है तो दूसरे संवर्धन माध्यम में क्या कर लिया जाता है, भेज दिया जाता है, डाल दिया जाता है। अब इस कैलस से डायरेक्ट पौधा बन जाता है। यह कैलस का विकास भ्रूण में होता है और भ्रूण में होने के बाद मूलांकुर से जड़ की रचना होती है और परांकुर से तने की रचना होती है। और जब जड़ व तना बन जाता है तो उस पौधे को किसी दूसरे स्थान पे मृदा में ला करके गाड़ दिया जाता है और उससे जो है नए पौधे का विकास हो जाता है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गया। अब इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। अलैंगिक जनन के बारे में जितना भी था डिटेल में जानकारी आपको दे दिया गया। इसके साथ साथ सूक्ष्म प्रवर्धन के भी बारे में हमने बता दिया है। अब हमें पढ़ना है लैंगिक जनन के बारे में। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा। यदि समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।